नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरते रहे और हाल ही में कांवड़ यात्रा को बेहतर रूप से संचालित किया गया है। केदारनाथ में आई आपदा में भी बेहतर प्रबंधन किया गया। इसके साथ ही दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर होमवर्क पूरा हो गया है। शीघ्र ही नेतृत्व की हरी झंडी के बाद में जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई भी की जाएगी। चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कांवड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कांवड़ वहां से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहां पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर बैठक में 1.5 दर्जन से भी ज्यादा आ सकते हैं प्रस्ताव। कई विभागों के मंत्री अधिकारी बैठक में हुए हैं शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आने की संभावना बनी है। कई विभागों के मंत्री भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में 1.5 दर्जन से भी ज्यादा प्रस्ताव आ सकते हैं। बैठक में 1.5 दर्जन से भी ज्यादा प्रस्ताव आने की संभावना बनी हुई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक लगातार की जा रही है। धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का अगला मिशन निकाय और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव है। इसके लिए पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नव प्रभात ने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और सभी विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं। वहीं कुमारी शैलजा ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में आगामी निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। इसके अलावा केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने के लिए 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत कांग्रेस विधायक दल के नेता, उपनेता समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौके पर होंगे, जो कि आपस में विचार विमर्श करने के लिए प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस अगले मिशन के लिए तैयार है। दरअसल मंगलौर और वहां पर निकाय चुनाव होने वाले हैं। निकाय चुनाव, केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियां भी अब लगातार जारी हैं। शैलजा ने भी विधायकों के साथ बैठक की है और तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी जी के साथ अध्यक्ष जी की बैठक है और हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर और कैलेंडर बना के भेज दिया है। वहां से वो अनुमोदित हो जाए तो हम पूरा कार्यक्रम जारी कर देंगे। और अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज हम अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस विषय पर बैठक भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 4-5 दिन के बाद आपके को बताने लायक कार्यक्रम हमारे पास होगा। सीधा आपको लिए चलते हैं पंचकुला, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनाते हैं। मालिक किसी भी बच्चे से कोई नाजायज पैसा ना ले, उसकी भी सुनिश्चितता करने का काम ये हमारी सरकार का है। भाइयों, इसको भी आने वाले समय के अंदर हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि आज मैं जब ये देख रहा हूं कि मेरे सामने जो युवाओं के चेहरे पर आज चमकते हुए
दिखाई दे रहे हैं वह इस बात का परिणाम है कि हाल ही में हमने पंजाबी भाषा के टीजीटी की भर्ती की है। और आप लोग देखते हैं वो लोग बात तो करते थे परंतु कहां टीजीटी थी। भाइयों जरा हाथ उठा करके मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भी कई बच्चे मिले हैं कि लंबे समय से टीजीटी पंजाबी के जो टीचर्स हैं उनकी हरियाणा में भर्ती नहीं हुई है। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि हमने भाइयों बच्चों के एग्जाम ले रखे हैं और जल्दी ही हम उन बच्चों का रिजल्ट निकाल देंगे। आज मुझे ये खुशी है कि आज भाइयों 104 बच्चे टीजीटी पंजाबी के हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाबी को और आगे बढ़ाते हुए हमने इन बच्चों की नियुक्ति की है। इसके लिए भी मैं आप सबको और हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों जब हमारी सरकार इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है और जो लोग ये खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भर्ती रोको गैंग जिस प्रकार से लगी हुई है और वो अपने मंसूबे में हम उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भाइयों मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी योग्यता मेरिट के आधार पर सफल हुए हैं या आप खर्ची पर्ची से आए हैं? मैं आप लोगों से इस बात के लिए पूछना चाहता हूं। इतनी भारी संख्या में मैंने कहा है 3878 हमारे युवा आज यहां पर बैठे हैं। एक भी बच्चे का 5 पैसे कहीं किसी को देना नहीं पड़ा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े। आज आप खोल करके इस बात को पूरे प्रदेश के अंदर जो लोग इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भाइयों कि यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका जवाब देने का काम आज हमारा जो ये युवा यहां पर आया है, आपने खुल करके इस बात के बारे में भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर चर्चा करनी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी हाथ खड़े कीजिए और बताइए कि आप में से किसी ने भी अगर पर्ची खर्ची दी हो तो हाथ खड़ा करके बता सकता है। हमारी सरकार बैठी है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का काम ये हमारी सरकार करेगी, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों ये ट्रांसपेरेंसी का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में जब मैं यहां पर आया हूं, जब आप सब युवा यहां अपने अपने घर जाएंगे तो वहां पर आपकी नौकरी मिलने की खुशियां मनाई जा रही होंगी, लेकिन साथ ही यहां से प्रदेश के हर गांव में व हर शहर के लिए निकाली गई विकास की धारा की खुशियां भी मनाई जा रही हैं। भाइयों आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने 3400 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के जो उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इनमें सड़कें, जलघर, स्वास्थ्य संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, गांव की गलियां, बिजली घर, नहर, नाले, पुल इत्यादि शामिल हैं। ये परियोजनाएं प्रदेश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा व पर्यटन इत्यादि अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। हमारी ये परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के विजन को साकार करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये हमारी परियोजनाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज मुझे इस बात की खुशी है। मुझे ये भी आज आप लोगों के बीच में कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इस मैन पावर को दक्ष,
कौशल युक्त, योग्य और रोजगार सक्षम बनाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। आज ही हमने गांव के गरीब लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो, उसको करने के लिए एक पोर्टल भी अभी आप लोगों के बीच में हमने लॉन्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक नई योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को आज मंजूरी दी है। मुझे ये खुशी है कि गांव के अंदर 100 गज के प्लाट और महाग्राम के अंदर 50 गज के प्लाट, वर्ग गज के प्लाट देने का काम हमारे इस योजना के माध्यम से उन गरीब लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, गांव के अंदर दिक्कत है। पिछले दिनों हमारी सरकार ने, जो पूर्व की सरकारों ने लोगों के साथ भेदभाव किया था, उनको प्लाट देने के नाम के ऊपर न कब्जा दिया, न कागज दिया और वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हमने उनको कब्जा भी देने का काम किया, हमारी सरकार ने कागज भी देने का काम किया। और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हमने मुख्यमंत्री जो आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, इस पोर्टल के माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर कराएंगे। आज से ये पोर्टल चालू हो गया है और अपना रजिस्ट्रेशन जब ये कराएंगे तो हम इनको जहां गांव है उस गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम हम करेंगे और जहां महाग्राम है वहां पर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, आज परियोजनाओं पर काम होता है तो उनके लिए ज्यादा श्रमबल की जरूरत पड़ती है। केवल सरकारी क्षेत्र में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार पैदा होते हैं। हर विकास परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भूमिका निभाती है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त भी है। इतने उद्घाटन एवं शिलान्यास एक साथ होना समान विकास की सोच को दर्शाता है। हरियाणा में समर्पित भाव से विकास की पंचधारा बह रही है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों एवं गरीबों को मुफ्त दवाई, किसानों को टेल तक सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है। इसी मार्ग पर चलते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक ही बार में अनेक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास ये आज हमारे द्वारा किए गए हैं। यह 10वां कार्यक्रम है। इससे पहले भी इसी प्रकार हमने 9 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास हमारी सरकार ने किए हैं। मुझे आज ये बताते हुए आप सबके बीच में बड़ा खुशी हो रही है कि आज 3400 करोड़ रुपए की लागत के 600 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं। इनमें 1190 करोड़ रुपए की लागत की 220 परियोजनाओं के उद्घाटन शामिल है और 2210 करोड़ रुपए लागत की 380 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल है। इन सब को मिलाकर अब तक लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये 10वां कार्यक्रम किया है। इसके अंदर हमने 2891 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं और अब तक लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 24,221 करोड़ रुपए के लागत के परियोजनाओं के विकास और शिलान्यास के कार्यक्रम हमने किए हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी आज आप लोगों के बीच में है कि हमारी सरकार लगातार ये हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाती हुई लगातार प्रदेश को एक नई दिशा के अंदर ले जाने का काम कर रही है। मैं आज आप लोगों को एक बात के लिए सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का एक कमिटमेंट है कि लगातार जो ट्रांसपेरेंसी और युवाओं को सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है, हरियाणा प्रदेश को विकास की एक नई गति देने का काम
हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका अदा करने का काम ये हमारा हरियाणा प्रदेश करेगा। जब मैं अपने युवाओं के बीच में आया हूं, भाइयों, हम सब की भी ये बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब उस विकसित राष्ट्र के अंदर अपनी भूमिका अदा करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आज आप सबको जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की ये 78वीं वर्षगांठ हम सब पूरा देश भव्य तरीके से मना रहा है, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि ये महापर्व हम मिलकर के इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी वीर हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, भाइयों, इसकी गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया है, हमें उनको नमन करना चाहिए और हर घर तिरंगा लगा करके अपने अपने घरों के ऊपर हम तिरंगा लगाएं, ताकि हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सके, उनको याद कर सके। भाइयों, इसके लिए मैं आप सब युवा साथियों को जिनको आज यहां पर ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दिए गए हैं, हमारे जो डी ग्रुप के 3878 और टीजीटी पंजाबी के हमारे 104 युवा साथी हैं, मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और मैं अपील भी करूंगा कि आने वाले समय के अंदर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से और गति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसा आशीर्वाद मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो सरकार बिना ट्रांसपेरेंसी के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, आशीर्वाद दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। भाइयों, बहुत सारे कार्य हैं। मैंने कल ही एक और पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पोर्टल के माध्यम से जो गरीब हमारी बहनें हैं, हर घर हर गृहिणी, उस पोर्टल को मैंने लॉन्च किया था और उसके अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो प्रदेश के अंदर 49 लाख परिवार हैं, ऐसे परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का ये काम भी हमारी सरकार ने भाइयों किया है, ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आज इस शुभ अवसर के ऊपर मैं सभी को, आप सबको, आप सबके माता पिता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपकी तालियां हों धन्यवाद स्वरूप, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री। ताऊ ताऊ रोटी खा लियो, लाइट कदे भी जा सके। नॉन स्टॉप काम में लग रहे हैं दोनों, बस ही बीच में छोड़ के दो, खाना भी खा लो। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस होगा हमारा बस होगा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कोई काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में हर साल मानसून अपने साथ सुहाना मौसम नहीं बल्कि आफत लेकर आता है। इसलिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत अब कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को आपदा प्रबंधन के तरीके को सिखाया जाएगा और इसी के साथ उन्हें साइबर क्राइम के बारे में अवगत कराया जाएगा। आगामी शैक्षिक सत्र में कक्षा 9वीं 12वीं तक के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन और साइबर क्राइम्स को जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का खाका भी तैयार कर लिया गया है। एकेडमी शोध एवं प्रशिक्षण निर्देशक वंदना गर्ब्याल के मुताबिक जल्द ही पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। वंदना गर्ब्याल ने कहा कि आपदा और साइबर अपराध दोनों ही मुद्दे उत्तराखंड के लिए काफी संवेदनशील हैं। पौड़ी जिले विकासखंड के अंतर्गत साधना स्वायत्त सहकारिता की वार्षिक आम सभा बैठक का आयोजन ब्लॉक सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता साधना स्वायत्त सहकारिता के अध्यक्ष दिव्या देवी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी दिनेश सिंह नेगी, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना पौड़ी से सहायक प्रबंधक संस्थाएं और जेंडर वंदना रतूड़ी और साथ ही कई अन्य लोगों ने शिरकत की और साथ ही अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलित करके की गई और साथ ही नवी क्षेत्र में समूह महिलाओं के द्वारा लोक नृत्य भी किया गया। वहीं ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना पौड़ी से सहायक प्रबंधक संस्थाएं और समावेश वंदना रतूड़ी द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए समूह से जुड़ी महिलाओं को उद्यमिता से जुड़ने और अपनी आजीविका के संसाधनों को बढ़ाते हुए आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मैं ग्रुप मोबिलाइजर और मैं साधना जो हमारे यहाँ पे आम सभा बैठक हो रही है, मैं साधना सहकारिता में बीओडी मेंबर हूँ। तो आज हमारे यहाँ पे ब्लॉक में पहली बार जब से हमारे समूह संगठन बने हैं तो पहली बार आज हमारे यहाँ पे आम सभा बैठक रखी गई है, जिसमें कि सभी महिलाओं द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया है। वैसे तो ब्लॉक में और हमारे जो फेडरेशन की मीटिंग है वो महीने महीने पे होती रहती है, जिसमें कि हम लोग हर महीने प्रतिभाग करते रहते हैं। पर जो आम सभा बैठक है जिसमें कि प्रत्येक महिला यहाँ पे भाग ले सकती है, तो आज पहली बार हमारे हेमावती, आपको बताते चले कि हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की समस्याओं का अभी तक निराकरण न होने पर अब छात्र संगठन ने परिसर की गेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल के नेतृत्व में छात्र पिछले 6 दिनों से परिसर के प्रशासनिक भवन पर तालाबंदी कर उसके आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, छात्रों ने जो है 27 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिसमें 6 मांगे इनकी थी। उसमें से हमने लगातार विश्वविद्यालय ने जो पहली थी मांग की वॉलीबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाए, तो उसके लिए हमारे जो निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो आए थे
और उन्होंने पूरे जहां पर कोर्ट बनना है उसका निरीक्षण किया और उसके लिए CBDD को उसका आंकड़न तैयार करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। दूसरा, बस की व्यवस्था थी तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने तीनों परिसरों में एक कमेटी गठित की है जो तीनों परिसरों में बसों के संचालन के लिए कार्रवाई करेगी और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे देगी। तीसरा था डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में। तो इसमें कुलपति महोदय का कहना है कि जैसे ही कोई नई नियुक्ति इसमें होती है तो वो पौड़ी में भेजा जाएगा। बात प्रोफेशनल कोर्स की है तो प्रोफेशनल कोर्स के लिए पहले भी मांग हो चुकी है और इसमें हमने अभी एक कमेटी भी गठित की है कि पौड़ी परिसर में किस तरह से प्रोफेशनल कोर्स को चलाने के लिए कार्रवाई की जाए और क्या संभावना यहाँ पर हो सकती है। तो वो कमेटी भी जो है 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। बाकी जहां तक रही बात CUET की, तो वो एडमिशन वो सरकार की तरफ से क्लियर हो चुका है पहले ही कि जिन बच्चों ने CUET नहीं दिया है उनको भी प्रवेश दिया जाएगा। आज 6वां दिन है छात्र संघ के नेतृत्व में यहाँ पर छात्र हितों में कई मांगे 6 सूत्रीय मांगे हमारी हैं जिनको लेकर हम यहाँ आंदोलनरत। आज 6वां दिन है हमारा। पहली हमारी इसमें मांग है कि हमारा जो डॉक्टर BJ परिसर पौड़ी है ये मार्केट से कम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। तो छात्रों की सुविधा को देखते हुए बस का संचालन यहाँ पे किया जाना चाहिए जो कि 2013 से लंबित मांग है। विश्वविद्यालय से लगातार 2013 से हम मांग कर रहे हैं कि हमें बस दी जाए जिससे छात्र छात्राओं की आवाजाही में सहूलियत हो पाए। फिलहाल थोड़े में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र